हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज हम क्लास फिफ्थ का करेंगे, राग की रस्सी, चैप्टर नंबर 1। ओके, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो इसको हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे, आप भी साथ साथ इसको पढ़ते रहें। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या लिखा है यहाँ पर? देखो, लिखा है राग की रस्सी, है ना। राग आप जानते हो, क्या आप बताइए, क्या राग की रस्सी बन पाएगी? है ना। तो इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि राग की रस्सी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। अब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि राग की रस्सी अगर बनती है तो कैसे बनती है। ठीक है, तो देखिए, ये देखो, ये यहाँ पर ये राजा है और ये मंत्री है ना। आपको आप साफ साफ दिख रहा होगा ये। और ये बच्चा कौन है? तो ये इसका बेटा है ये। ठीक है, ये इसका बेटा है। तो देखो, लिखा है लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सॉन वैक्सन गापो के मंत्री थे, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है मैं समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर लिखा है लोनपो गार, ये कौन है? तो ये मंत्री है, इसका नाम है लोनपो गार, इस आदमी का नाम है लोनपो गार। ये कौन है? तो 32वें राजा सोनवक सैन। ठीक है, क्या लिखा है ये? सोन गव सैन या कुछ भी बोल दो इसको। सोन गव सैन ये राजा है, राजा ये है, इनका नाम क्या है? सोन गव सैन। ठीक है, तो ये राजा है और इनके मंत्री कौन है? ये है लोनपोगार, ये है लोनपोगार। ठीक है, ये लोनपो गा रहे हैं और उनका बेटा है ये। लिखा है वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। तो जो ये लोनपो गा रहे हैं, ये हाजिर जवाबी थे। हाजिर जवाबी मतलब ये होता है कि किसी सवाल का आंसर तुरंत दे देना। जैसे आपने पढ़ा होगा अकबर बिरबल के किस्से, तो जिस तरह से बिरबल हाजिर जवाबी थे, वैसे ये भी क्या थे? हाजिर जवाबी थे। हाजिर जवाबी मतलब होता है तुरंत जवाब दे देना किसी भी सवालों का। कोई उनके सामने टिकता न था। तो ये जो थे, इनके सामने कोई टिकता नहीं था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज से दिमागदार में, है ना, दिमागदार थे ये। लिखा है कि चैन से ज़िंदगी चल रही थी, इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ है, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। यानी कि इनका बेटा बड़ा हो गया। ठीक है, आप भी एक दिन बड़े हो जाओगे, वैसे ही इनका बेटा भी बड़ा हो गया था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, यानी ये बच्चा जो था वो बहुत भोला था, बहुत मासूम था, इसको कुछ ज़्यादा पता नहीं था। लिखा है होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, यानी कि ये होशियार बिल्कुल ही नहीं था, है ना, बुद्धू जैसा था ये। नेक्स्ट लिखा है लोनपो गार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? मान लो कि एक दिन ही बेचारा खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो इसका बेटा किस तरह से रहेगा? क्योंकि दुनिया वाले इससे बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, तो कैसे रहेगा ये? तो वही इसका पिताजी सोच रहे थे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, तो देखो मैं इसे बता देता हूँ इसमें है क्या ये। तो ये तिब्बत के बारे में बताया गया है। देखो ये तिब्बत कहाँ पर? देखो तिब्बत ये रहा, ये हमारा भारत है। देखो ये हमारा इंडिया है, लिखा भी ना भारत इंडिया। तो इसके जस्ट बगल में देखो, ये बगल में क्या है? हमारा तिब्बत है ये। तो यहीं के राजा है, यहीं की कहानी है, बताई गई है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं अगले पेज पे। क्या लिखा हुआ है? लिखा है एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। यानी कि इन्होंने कहा, ये राजा के जो मंत्री हैं, मंत्री ने कहा कि इन्होंने कहा कि अपने बेटे को कि ये जो 100 भेड़ें हैं, कितने भेड़ यहाँ पर? 100 भेड़, है ना, देते हुए। तो इन्होंने 100 भेड़ दिया और कहा कि इसको लेके जाओ और इसके बदले में, यानी कि इसको लेके वापस भी आना है, और 100 बोरों के साथ, 100 जौ बोरों के साथ। जौ क्या होता है? तो आप जानते हैं, जौ एक प्रकार का खाने की चीज़ होता है। इससे हम लोग क्या खाते हैं? तो सत्तू खाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ वापस आना, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, यानी कि शहर की तरफ जाने दिया। ठीक है, लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। तो उसके पास 100 ये जो जौ के बोरे थे, उसको खरीदने के लिए उसके पास कोई रुपए थे नहीं, और उसके बाद इतना दिमाग भी नहीं था कि कहाँ से लाऊं मैं। वह इस समस्या पर सोचने विचारने लगा, विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। ठीक है, वो सड़क के साइड में बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। हमने ये स्टार्टिंग पढ़ा था कि थोड़ा सा होशियार कम था ये, है ना। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो ये सवाल कौन पूछता है? ये लड़की सवाल पूछती है। लड़की है ना, ये पूछती है कि इतना दुखी तुम क्यों हो? तो ये लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया, जो इसके साथ बीत रहा था इसने सुना दिया, उस लड़की को बता दिया। इनमें इतना दुखी होने का कोई बात नहीं। ये तो ये कौन बोलती है?
ये लड़की कहती है, इसमें कोई दुखी की बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, ठीक है। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों की क्या किया, इसने भेड़ों के बाल उतारे, ठीक है। लड़की ने उसके भेड़ों के बाल, यहाँ पर हेयर्स बहुत सारे हैं ना, बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया, ठीक है, बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे 100 जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। तो उसे वापस भेज दिया, कितने बोरे, 100 बोरे वापस भेज दिया, है ना। उसके बाल को बेच दिया। अब सवाल है कि बाल का होता क्या है, तो बाल के ना ऊन बनता है या सर्दी वाले कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो जिसने काटा था उसने क्या कहते हैं, इसके बाल ले लिए और पैसे दे दिए, और उस लड़के ने क्या किया, उसने 100 जौ के बोरे खरीद लिए। लोनपुर गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सब बताया, इस लड़के ने सब बताया, लेकिन उन्होंने ये जो राजा के मंत्री हैं इन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। तो इस बार क्या हुआ, इन्होंने फिर दोबारा दिया, सेम वैसे ही कहा कि लो 100 भेड़ लेके जाओ और दोबारा से कोई काटना उटना मत, कुछ इसको मारना नहीं, लेकिन तुम्हें इसको वापस लेके आना है और जौ के 100 बोरे लेकर वापस आना ही आना है ना। तो देखो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से कटता है, आप लोगों को दिख रहा है ये अच्छे से, है ना। ये बाल से उतार लिया जाता है और फिर इससे कपड़े बनाए जाते हैं ठंड के, ठीक है। उसके बाद हम अगले पेज पे आते हैं। देखो लिखा क्या है, एक बार फिर क्या हुआ, एक बार फिर निराश लोनपुर गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा, वहीं पर जाकर बैठ गया। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। उसको विश्वास था कि जिसने लड़की ने हेल्प किया है वो दोबारा उसके पास आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो लड़की दोबारा आई, है ना। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई, उसे सारी बात बता दिया कि पापा तो मान नहीं रहे हैं, अब दोबारा से करके देना पड़ेगा उनको 100 जौ के बोरे। अब तो बिना जौ के बोरों के पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए। उस लड़की ने क्या किया, सारे सींग काट दिए उसके, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काटे। देखो ये कुछ इस तरह से उसने सारे सींग काट दिए, दिखाई दे रहा है आपको। इस तरह से सींग काट दिया जाता है क्योंकि ये सींग बढ़ते रहते हैं, जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं ना, सेम वैसे ही इनके सींग बढ़ते रहते हैं, है ना। तो क्या हुआ फिर, इसके सींग को कटवा दिया और उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे, है ना। फिर इसने क्या किया, जौ खरीद लिए दोबारा, जो पैसे मिले थे उनसे। बोरे लोनपुर गार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। तो लड़की ने क्या किया, अब तुम जाओ अपने पापा को दे देना ये भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपुर गार का बेटा खुश था। वो जो लोनपुर गार का बेटा था वो सोचा कि इस बार तो पापा मुझे जरूर शाबाशी देंगे, है ना। लेकिन उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। लोनपो गार यह सुनकर गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दो। तो उन्होंने एक बहुत मुश्किल काम दिया क्योंकि राख की रस्सी तो बनती नहीं है। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता को संदेश दोहरा दिया। तो उसने जाकर लड़की को बताया कि मेरे पापा तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना दूंगी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को गले में पहननी पड़ेगी। ओ माय गॉड। तो यहाँ पर लड़की भी बहुत तेज है, उसने कहा कि मैं बना तो दूंगी, पापा को बोलो कि वो पहनना पड़ेगा। तो लोनपो गार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना तो असंभव है, बस बन तो नहीं पाएगी, है ना। इसलिए लड़की को शर्त मंजूर कर ली, उन्होंने मंजूर कर लिया। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा, ठीक है। अगले दिन उसे सिल जानते हो, सिलबट्टा जिसमें मसाला पीसा जाता है, और जला दिया, ठीक है, उसे जला दिया। रस्सी जल गई, देखो ये रस्सी ये रहा, है ना, रस्सी को तो जली जाएगी, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। आपको समझ में आ रहा है ये, जैसे हम किसी चीज़ को, अगर मान लो हमारे पास लकड़ी है, अगर लकड़ी को जलाएंगे तो उसकी राख भी कुछ वैसे ही बची रहेगी, है ना, अगर हम उसको छुए ना तो वही यहाँ पर लिखा है कि वह उसे सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा कि इसे पहन के दिखाओ। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, क्योंकि जब उसको उठाएंगे तो वो टूट जाएगा, हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी, है ना। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। धरी मतलब कि वहाँ पर उनको कोई काम नहीं आया, उनका जो चालाकी था वो कोई काम नहीं आ पाया, वो लड़की यहाँ पर कह रही है। लिखा है बिना वक्त गंवाए, है ना, बिना वक्त गंवाए क्या हुआ, तो आप इस फोटो में देख ही सकते हैं। लोनपो गार के ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया, है ना, रख दिया। तो धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई, ठीक है। तो कितना आसान ये चैप्टर था और आपको समझ में भी आया होगा।
ठीक है। तो इस तरह से इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें अपना थोड़ा दिमाग भी चलाना चाहिए, है ना? हमारे लाइफ में होशियार भी बनना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है ये, इसको पढ़ते हैं। लिखा है दुनिया की छत, ठीक है, इसको पढ़ लेते थोड़ा इसके बारे में। लिखा है किसी भी लोक कथा क्या होता है, तो दो कहानी होती है, जो जहाँ से रहता है वो वहीं की कहानी होती है। अब जैसे हमारे इंडिया की कहानी क्या है, तो भगवान राम की है ना, कृष्ण भगवान की है। तो ये कहानी कहाँ की, इंडिया की लोक कथा हो गई। वैसे हर एक देश की अलग अलग कथा होती है। यहाँ भी एक लोक कथा के बारे में बताया गया था जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। समझने के लिए उस इलाके के जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। तो अगर हमें किसी देश के बारे में जानना है तो हमें क्या जानना चाहिए, हमें वहाँ की जलवायु, है ना, किसी मौसम जानना है। अगर तुम्हें अमेरिका के बारे में जानना है तो अमेरिका के बारे में क्या जान सकते हो कि वहाँ पर कैसा मौसम रहता है, वहाँ पर रहन सहन कैसे है, खान पान वो क्या करते हैं, या उनकी संस्कृति क्या है। संस्कृति मतलब होता है पहनावा, बातचीत करने का तरीका, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, कैसे है, तो हमें वो सब जानना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है तो इसको भी बताते हैं। लिखा है कि राग की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है। यानी जो चैप्टर हमने पढ़ा ना, राग की रस्सी, वो किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है हमारे तिब्बत से। तिब्बत को हमें अभी स्टार्टिंग में आपको फोटो में दिखाया था, जस्ट इंडिया के बगल में ही पड़ता है, ठीक है। जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। ये दुनिया की छत है क्योंकि ये जो है ना बहुत ऊपर पर स्थित है। मैं तुम्हें आपको दिखा देता हूँ, देखो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये ऊपर यहाँ पर लोग रहते हैं, सबसे ऊपर है, छत की तरह ये, है ना। समझ में आपको आ रहा होगा, यहाँ पर ये छत की तरह ही काम करता है, ठीक है। क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है, और इसी को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी है, पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। समझ में आ गया, जो जमीन से तो ऊपर होता है लेकिन पहाड़ों से नीचे होता है, ठीक है। आप लोग उसको दोबारा देख लेंगे। देखो ये हमारा पठार है एक, तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की खासियत है, ठीक है, इसको देखते कुछ है इसके अंदर फोटो, ओके। देखो कुछ इस तरह से हमारे पर ये क्या है, तो पठार हो गया और ये पहाड़ हो गया ना। तो पठार, ये जो पहाड़ है वो इससे भी ऊंचे है पठार से, ठीक है। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की खासियत यह है कि कई रंग के हैं, कुछ भूरे हैं, कुछ लाल है, पीले, बैगनी, गुलाबी, गेरुआ क्या होता है, तो गेहूं के जैसे वो गेरुआ कहते हैं। और हरे 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 पहाड़ भी हैं, है ना। अब हरे पहाड़ कैसे हो सकते हैं, तो वहाँ पर हरियाली होगी इसलिए वो हमें हरा हरा दिखाई देता है, ठीक है। ठीक है, वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं, इन पथरीलों पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी है, खनिज खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ मतलब होता है कि उसमें ऐसे पत्थर भी है जो हमारे लिए उपयोग होते हैं, ठीक है। हाँ, पत्थर भी हमारे लिए उपयोगी होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो जो घर में टाइल लगाया जाता है वो भी एक पत्थर का ही बना होता है ना। तो वही यहाँ पे बताया, खनिज पदार्थ होते हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों से पड़ने से पहाड़ अनोखे रंग में चमक उठते हैं, है ना। तो जब सूर्य उस पर रोशनी पड़ती है तो अलग अलग कलर में वो दिखाई देते हैं, वही बताया गया है। आगे बताया गया है तिब्बत की जो हवा है कैसी, वो बहुत नमी बहुत कम है, यानी कि इन हवाओं में पानी बहुत कम होता है, यानी इधर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है ना। बरसात कम होगा तो गर्मी कम होगा, सॉरी गर्मी ज़्यादा होगा। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते, खुश्क होता है। गर्मी वाले मौसम में बहुत पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। तो जो तिब्बत है उसके पूर्वी भाग में क्या है, तो बहुत जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षी दुर्लभ किस्में मिलती है। दुर्लभ होता है जो हमारे आसपास नहीं दिखते, है ना। हमारे आसपास जो पक्षी नहीं होते वो इधर दिखाई देते हैं बहुत ही। लिखा है तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं रेत है, कहीं लाल पीली है, तो कहीं काली भी मिट्टी है ना। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं और ये झीलें बनती है पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील हो गया, है ना, और बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो यहीं से क्या निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, सांगपो नदी। सांगपो बोलो या ब्रह्मपुत्र दोनों एक ही है। जैसे कि एक इंसान के दो दो नाम होते हैं, वैसे यहाँ पर भी नदियों के दो नाम होते हैं। जैसे कि ब्रह्मपुत्र हम इंडिया में बोलते हैं और सांगपो कहाँ बोलते हैं हम लोग, चाइना में बोलते हैं। देखिए काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंडा होता है। यहाँ की सर्दी ये कब होता है, तो ठंड के मौसम में। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो, है ना। यहाँ पर फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडी हवाएं
हवा चल रही हो, है ना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी, यहाँ पर हवाएं चलती है। देखो किस तरह से यहाँ पर ये कपड़े पहनते हैं ठंड से बचने के लिए। ओके, क्या लिखा है, इसलिए यहाँ वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। मैंने आपको फोटो में दिखाया ना, देखो इस तरह से यहाँ के लोग कपड़े पहनते हैं। आप लोगों ने आज पहली बार देखा होगा, ठीक है। ओके, तो आगे आते हैं। लिखा है तिब्बती लोगों के घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। देखो कुछ इस तरह से घर होता है ना। ये कुछ मंदिर सा बना हुआ है, ये घर है ये। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर होते हैं। यहाँ पर लकड़ी के घर बनते हैं। लोग अब भी पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। तो यहाँ पर खिड़कियाँ ज़्यादा बनाई जाती हैं। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती है। तो जो दीवारें हैं ना, थोड़ा अंदर की ओर झुकी है ताकि भूकंप आए तो बच पाए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तिब्बत का सबसे बड़ा शहर जो है वो लहासा है। मैं बता देता हूँ, तिब्बत जो है इसकी यहाँ की राजधानी भी है। ये तिब्बत की राजधानी है लहासा, ठीक है। ये कहाँ पर बसा हुआ है, तो 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। तो सबसे ऊंचा शहर क्या है, यही माना जाता है। मैंने आपको फोटो में दिखाया ना पठार में, कुछ इसी तरह से कि बहुत ऊंचे पर है ये। कपड़ों और खाने पीने के लिए यहाँ बाजार बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रसिद्ध बहुत ज़्यादा मार्केट है। लेकिन लहासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। जो लहासा है, जैसे मैंने बताया ना राजधानी, जैसे हमारे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, वैसे ही ये इसका एक दिल माना जाता है ना। लहासा जो है वो तिब्बतियों का एक दिल माना जाता है, जो कि यहाँ की बहुत बड़ी राजधानी भी है, ठीक है। बाकी इसको क्वेश्चन आंसर को हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको कुछ समझ में ऐसा हो जो समझ नहीं आया हो तो आप अपने कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। बाकी वीडियो को आप लाइक जरूर करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।